Hello students, how are you all? I hope that you are doing great at home. So in this lecture video, we will be discussing the chapter 2nd of your geography, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So in the first chapter of geography, we talked about resources. ऐसी कोई भी चीज जो हमारी needs पूरी करे, that is a resource. So in this chapter, we will be discussing about 5 resources, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे. लैंड, सॉइल, वाटर, ये जो 3 चीज़ें होती हैं यानी कि ज़मीन, मिट्टी और पानी आर द रिसोर्सेज विच बिलोंग टू एबायोटिक रिसोर्सेज. ये वो रिसोर्सेज होती हैं जो एबायोटिक हैं यानी कि नॉन लिविंग हैं. वेयर एज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कम अंडर बायोटिक रिसोर्सेज. और जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है वो आती है बायोटिक, मतलब कि उनमें लाइफ होती है. Either biotic or abiotic, both type of resources are exhaustible in nature. Exhaustible हमने previous वीडियो में पढ़ा था. प्रीवियस वीडियो जो ज्योग्राफी की थी, एग्जॉस्टिबल वो रिसोर्सेज होती हैं जो एक समय के बाद खत्म हो जाती हैं. सो जुडिशियल यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज हैज़ टू बी देयर फॉर एनहांसिंग देयर लॉन्गिटिविटी. तो इसलिए हमें इनकी, अगर हमें इन्हें ज़्यादा दिनों तक चलाना है तो इसे हमें जुडिशियसली, मतलब सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा. सो द फर्स्ट रिसोर्स दैट वी विल टॉक अबाउट इज लैंड, यानी कि ज़मीन. It is one of the most important natural resources because it covers 30% of the total area of Earth's surface. एक तरीके से आप अगर अर्थ की सरफेस देखेंगे उसमें 70% वाटर है एंड 30% लैंड है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लैंड पॉपुलेशन, जो हमारे पास जितना भी लैंड है दुनिया में अर्थ के पास, उसमें से सिर्फ 30% में ही लोग रहते हैं ज़्यादातर. 70% जो है वो या तो बहुत कम लोग रहते हैं या फिर वहाँ कोई रहता ही नहीं है. और ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे कि वहाँ पे जो लैंड है वो कैसा है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, वाटर कैसा है वहाँ पे, अवेलेबिलिटी, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैसी है वहाँ पे, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. नॉर्मली द स्पार्सली पॉपुलेटेड एंड इनहेबिटेड एरियाज आर बिकॉज ऑफ रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोज ऑफ माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, डेजर्टेड एरियाज एंड थिकी फॉरेस्ट एरियाज. तो आप देखिए जहाँ लोग कम रहते हैं और कम पॉपुलेशन है वो क्यों है? रग्ड टॉपोग्राफी. टॉपोग्राफी होता है कि वहाँ पर जो आसपास इलाका है वो कैसा है, एक तरीके से, ठीक है, वो सही है नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है या सीधा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है. स्टीप स्लोज ऑफ माउंटेन्स. अब माउंटेनस रीजन में क्या है, चढ़ाई होती है और वो बहुत ही तीखी होती है, उस पर रहना मुश्किल रहता है. लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, या ऐसे एरियाज जहाँ पे पानी भरने का खतरा रहता है बारिश आने पे. डेजर्टेड एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पे वेजिटेशन होता ही नहीं है, दूर दूर तक रेगिस्तान है. एंड थिकी फॉरेस्टेड एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत घना जंगल है. तो इन सब एरियाज पे लोग रहते नहीं हैं और वहाँ पर या तो बहुत कम पॉपुलेशन होती है जिसे हम बोलते हैं स्पार्सली पॉपुलेशन, या फिर वहाँ पे अनइनहेबिटेड एरियाज उसे बोलते हैं, यहाँ पर कोई इनहेबिटेशन नहीं होता. अगर हम बात करें ऐसे एरियाज की जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती हैं तो वो होते हैं प्लेन्स. जैसे फॉर एग्जांपल रुड़की या फिर हरिद्वार, यहाँ पे प्लेन सिटी है इसलिए यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं. रिवर वैलीज, वैली जिसे कहते हैं दो पहाड़ के बीच की जगह को वैली कहते हैं, और रिवर जहाँ से घूमती है या जाती है उसे वैलीज कहते हैं. तो ऐसी जगह जहाँ से नदियाँ जाती हों, जैसे आप इलाहाबाद का एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ से रिवर बहती है, ठीक है, रुड़की का एग्जाम्पल ले लिए, हरिद्वार का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ से रिवर जाती है और एक तरीके से वहाँ प्लेन्स एरिया है. विच हैव सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. अब वहाँ पे लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर के होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं. पहाड़ों में भी लोग पहाड़ों की चोटियों पे नहीं रहते, उस एरिया में रहते हैं ज़्यादातर जहाँ नदी बहती है, और वैलीज मतलब दो पहाड़ों के बीच की जगह पे वो रहते हैं. द अवेलेबिलिटी ऑफ रिच एंड फर्टाइल लैंड मेक इट सूटेबल फॉर लिविंग एंड अ ह्यूज पॉपुलेशन रिजाइड्स ऑन इट. अब जो ये रिवर्स हैं ये क्या करती हैं, उस ज़मीन को फर्टाइल बनाती हैं. फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, जिसपे क्रॉप प्रोडक्शन हो सके. इस कारणवश वहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है. मिनरल रिचनेस, वाटर रिसोर्सेज, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड गुड टोपोग्राफिकल कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट. मिनरल रिचनेस मतलब कि जो ज़मीन के अंदर मिनरल्स होते हैं वो अच्छे होने चाहिए ताकि तभी हमारे क्रॉप प्रोडक्शन हो या वेजिटेबल प्रोडक्शन हो और हम उसे खा सकें और हमारे में जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके. वाटर रिसोर्सेज होनी चाहिए, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए. गुड टोपोग्राफिकल कंडीशंस, ये मतलब कि ऐसे है कि रहने के लिए प्लेन्स होना चाहिए, वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं होनी चाहिए, और रहने के लिए आपके लिए एक प्रॉपर लैंड होना चाहिए, ठीक है.
Next, we will talk about how we use this land. Land use refers to the use of land for different purposes. Like एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, फॉरेस्ट्री होती है, फॉरेस्ट्री मतलब पेड़ उगाना, जब जंगल उगाते हैं लोग। माइनिंग के लिए, माइनिंग मतलब जहाँ से हमें कोल मिलता है, कोल मतलब कोयला, वो ज़मीन के अंदर खोदने से मिलता है। बिल्डिंग हाउसेस, हमें घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, रोड्स बनाने के लिए चाहिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए चाहिए हमें लैंड को यूज़ करना है। उसके लिए भी दो फैक्टर्स लगते हैं, आप देखते हैं उनको, या तो फिजिकल फैक्टर्स देखते हैं उसके, और ह्यूमन फैक्टर्स देखते हैं। फिजिकल फैक्टर्स में आप देखते हैं कि वो लैंड किस जगह पे है, टोपोग्राफी कैसी है उसकी, ठीक है, सॉइल कैसी है वहाँ की, क्लाइमेट कैसा है, ज़्यादा बारिश वाला तो नहीं है या ज़्यादा धूप वाला तो नहीं है, नॉर्मल क्लाइमेट होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ पर वाटर अवेलेबल हो सकता है नहीं हो सकता। और ह्यूमन फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है। माना एक जगह पे आपने इंडस्ट्री सेटअप कर दी, तो वो तो लैंड एरिया है, लेकिन वहाँ पे आपको काम करने के लिए पॉपुलेशन ही नहीं मिली, तो फिर क्या फ़ायदा। एंड टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डोंट हैव अ सूटेबल टेक्नोलॉजी, यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ दैट रिसोर्स प्रॉपरली। अगर माना आपके पास आपको ये पता है कि ज़मीन के अंदर कोयला है, लेकिन आपके पास मशीन्स ही नहीं है जिनसे आप उनकी खुदाई कर सकें, फिर एक माइन बना सकें ताकि उसमें से कोयला निकाला जा सके, सो इट इज़ नॉट फीजिबल। अब अगर हम ज़मीन को एक तरीके से ओनरशिप मतलब किसकी है वो ज़मीन, उसको क्लासिफाई करना चाहें, तो वो आते हैं प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड में। प्राइवेट लैंड वो लैंड होते हैं, इट इज़ ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ फैमिली मेंबर्स and is used for personal purposes like house is a private land. Community land क्या होता है? It is owned by a community for some uses and can be used by anyone in the society. अब कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, अब जो कि पूरी सोसाइटी में जितने लोग हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ फॉडर, मतलब कि अगर जानवरों के लिए चारा चाहिए उसको कलेक्ट करने के लिए, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। मतलब कि अगर गांव है, एक गांव में एक जंगल है, तो वहाँ से सारे लोग उससे क्या बोलते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए चीज़ें ला सकते हैं। द डिमांड फॉर लैंड बाय द पीपल इज ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। अब लोग क्या है, अपनी ग्रीड के लिए, ज़्यादा यूज़ के लिए लैंड को अपने अंडर लेना चाहते हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, वो लैंड पाना चाहते हैं ताकि उस पर वो इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकें, बट जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है वो लिमिटेड है। The vast changes in the land use pattern shows that the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. अब देखिए कि जिस तरीके से एक ज़मीन को यूज़ करा जाता है, उससे ये शो हो रहा है कि हमारी जो कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, लाइक फैक्ट्री सेटअप हो रही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, तो इकोनॉमिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। और जब हम लैंड को एक ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं उसका, मतलब जितनी हमें ज़रूरत भी नहीं है उससे ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है ज़मीन का खराब होना, ठीक है। लैंडस्लाइड्स, पहाड़ों में क्या होता है कि अगर जो ज़मीन है वो कमज़ोर पड़ जाती है, तो वो एक तरीके से स्लाइड कर जाती है, जिससे वो रोड्स को ब्लॉक कर सकती है और इंसानों की भी जान जा सकती है, जिसे हम लैंडस्लाइड्स कहते हैं। सॉइल इरोजन, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस सेक्शंस में, सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, और ये भी एक फैक्टर है खराब होने का अपना लैंड। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि एक एरिया बंजर पड़ जाना, डेजर्ट की तरह हो जाना, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाना, आर द मेजर थ्रेट्स टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में के लिए भी ये नुकसानदायक है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ इकोलॉजिकल डिसबैलेंस, हमारे एनवायरनमेंट में डिसबैलेंस क्रिएट कर देता है। फर्टाइल लैंड इज एक्सप्लॉइटेड मोर एंड लीड्स टू द बैरननेस इफ इट इज नॉट यूटिलाइज्ड जुडिशियली। अब देखिए, एक फर्टाइल लैंड है, उसको आपने क्रॉप उगाया, लेकिन आपने उसको माना एक साल में एक ही बार क्रॉप उगा सकते हैं उस लैंड में, आपने एक ही साल में 4 बार उगा दी, या फिर वहाँ फर्टिलाइजर डालकर या फिर ज़्यादा दवाइयाँ डालकर, जिससे क्या हुआ, दैट लैंड गॉट इनफर्टाइल एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बैरननेस, मतलब कि वो बंजर जमीन बनता जाएगा, ठीक है। द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑल्सो मेक द सॉइल वनरेबल टू बी डिग्रेडेड। अब हम ज़्यादा यूज़ करेंगे अगर सॉइल का, या उसमें क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हम कोई चीज़ करते हैं तो उसका नतीजा गलत ही होता है, तो सॉइल भी इस तरीके से ख़राब हो जाती है, जो इवेंचुअली लैंड को ख़राब कर देती है, ठीक है।
नाउ वी विल टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कैसे कंजर्व करी जा सकती हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैड लेड टू द large scale of destruction of forest cover and arable land and had created a fear of losing these natural resources. अब इतनी पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो गई है, वी आर 100 करोड़ प्लस पीपल लिविंग इन इंडिया, तो हमने हमारे फॉरेस्ट काट काट के वहाँ पर घर बना दिए हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो गया है। अब जो प्रेजेंट रेट है डिग्रेडेशन का, मतलब कि जो अभी जिस रेट से लैंड खराब होता जा रहा है, उसको चेक करना चाहिए बाय द गवर्नमेंट. Government should make certain rules so that they are saving these resources. The common method used to conserve land resources are, अब हमें ज़मीन को बचाना है तो सब 5-6 चीज़ें हैं जिसे हम कर सकते हैं, जैसे एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना, जिससे क्या होता है हमारी जो सॉइल है वो बाइंड रहती है और हमारे एटमॉस्फेयर में भी एक तरीके से ऑक्सीजन इंक्रीज होता है. लैंड रिक्लेमेशन, इसका मतलब ये होता है कि हम कुछ ऐसे एरियाज जो वाटर लॉगिंग हो सकती है, जहाँ पे ऐसे एरियाज जहाँ अभी लैंड प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, उसको हम डेवलप करें बाय साइंटिफिक मेथड्स एंड बाय यूजिंग टेक्निक्स. जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई जो सिटी है वो आइलैंड 4-5 आइलैंड्स का समूह है, जो अलग अलग आइलैंड्स को जोड़ के बनाया गया है, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था. ठीक है, मुंबई सिटी एक पूरी सिटी नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे आइलैंड्स थे, उनको क्या करा गया है, जोड़ा गया है. ऐसे कैसे कर सकते हैं इसे, पानी को पंप आउट करके या फिर उसको डिब्रीज डालकर उसमें ज़मीन पर जो लो लाइंग एरिया है उसे एक समतल एरिया में बनाया जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं छोटा एग्जांपल दूंगा. ऐसा कोई एरिया होगा, देखा होगा आपने कहीं आपके घर के पास, जहाँ गड्ढा हो जाता है, पानी हमेशा भरता है, तो उसमें क्या करते हैं हम छोटे छोटे पत्थर डालकर उसे एक प्रॉपर सीधा एरिया बना देते हैं, फिर उसके ऊपर हम मिट्टी डाल देते हैं और उसको दबाते हैं, जिससे क्या होता है वो लैंड एक स्थिर पे आ जाता है और वहाँ पानी भरना बंद हो जाता है. ऑन अ लार्जर स्केल इट इज़ कॉल्ड लैंड रिक्लेमेशन. रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग. अब जब केमिकल पेस्टिसाइड्स का हमें यूज कम करना चाहिए, जो कीड़ों को मारने की दवाई होती है, एंड फर्टिलाइजर्स जो केमिकली फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, उनकी जगह हमें मेन्योर का यूज करना चाहिए, विच इज़ अ नेचुरल वे. चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, ग्रेजिंग का मतलब होता है जब हम एनिमल्स को, जो हमारे कैटल होते हैं, उनको ग्रेज करवाते हैं या फिर घास खिलवाने ले जाते हैं, तो उसे ग्रेजिंग कहते हैं. अब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, जिससे सॉइल जो है वो लूज हो जाती है, क्योंकि सारी घास तो उड़ गई, खा दी गई एनिमल्स के द्वारा. तो सॉइल को पकड़ने के लिए, बाइंड करने के लिए कोई प्लांटेशन नहीं है, जिससे क्या होता है लैंड खराब हो जाता है. इसलिए हमें एक नियमित ग्रेजिंग करनी चाहिए. वी शुड नॉट ओवर ग्रेज. फोर्थ पॉइंट, by making rules related to soil and land conservation and by making the farmers educated regarding the negative aspects of overgrazing and overutilization of fertilizers, the government can play an active role to preserve the soil and land. अब देखिए, गवर्नमेंट को जो किसान हैं या फिर जो लोग हैं, पास्चर्स हैं, उनको बताना चाहिए ओवरग्रेजिंग नहीं करनी चाहिए आप लोगों को. और अगर आप यूज़ करेंगे फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा, इससे आपकी ज़मीन खराब हो सकती है. सो गवर्नमेंट शुड मेक रूल्स एंड एजुकेट दीज फार्मर्स, एजुकेट दीज पास्चर्स सो दैट दिस रिसोर्स कैन बी कंजर्व्ड. Now let's move on to the second resource, that is soil. Soil is the thin layer of grainy substance covering the surface of the earth. तो अर्थ को जो कवर करके रखती है चारों तरफ से, that is soil. Soil is made up of organic matter. ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम कहते हैं. मिनरल्स जो हमारी रॉक्स में पाए जाते हैं, एंड वेदर्ड रॉक्स, वो रॉक्स जो वेदरिंग की प्रोसेस से होकर टूट गई हैं और उन्होंने सॉइल फॉर्मेशन किया है, फाउंड ऑन अर्थ. इट टेक्स 100 of years to form a few centimeters of soil. You have also studied this in science in class 7th as well as in geography also. Soil profile refers to the layered structure which spreads from the parent rocks to the top soil surface. Layers of soil profile are, फर्स्ट लेयर जो होती है उसमें ह्यूमस होता है, वेजिटेशन होती है, मतलब वहाँ क्रॉप उगाई जाती है या फिर वेजिटेबल उगाए जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट लेयर, जो कि टॉप सॉइल होती है. सेकेंड लेयर को हम बोलते हैं सब सॉइल, और जिसमें सैंड होता है, मतलब कि रेत होती है, सिल्ट होती है. सिल्ट होती है एक तरीके से पत्थरों का चूरा जिसे कहते हैं, उसे सिल्ट कहते हैं. एंड क्लेई सब्सटेंस होते हैं. थर्ड लेयर जो होती है वेदर्ड रॉक मटेरियल होता है उसमें, मतलब जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें, मौसम की वजह से, धूप की वजह से, बारिश की वजह से वो टूट जाती हैं, तो वेदर्ड रॉक्स बन जाती हैं. थर्ड लेयर उसकी होती है. और फोर्थ लेयर जो होती है पेरेंट रॉक, जिसमें वेदरिंग का कोई असर नहीं होता, और उसी पेरेंट रॉक्स के, कुछ रॉक्स के टूटने से, वेदर्ड होने से
थर्ड लेयर बनती है। तो आप देख सकते हैं 4 लेयर का डिवीजन है सॉइल में। अब हर जोग्राफिक रीजन्स की अलग अलग सॉइल होती है। वेरियस जियोक्लाइमेटिक रीजन्स मेक द सॉइल डिस्टिंक्शंस एंड वेरिड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल अकर्स। मतलब अर्थ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग सॉइल पाई जाती है और उसकी फर्टिलिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर सूटेबल फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप। ब्लैक सॉइल जिसे आप पढ़ेंगे उसमें कॉटन उगाया जाता है। एलुवियल सॉइल आपने पढ़ी है बचपन में या फिर आने वाले समय में आप पढ़ेंगे, उसमें वीट प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होता है, एंड सो ऑन। So here you can see a picture of soil profile in which there are 4. First layer is topmost layer of the soil with humus and vegetation. Second is subsoil with sand, silt and clay. Third soil with weathered rock materials and fourth with parent rock. Soil बनती कैसे है? The major factors of soil formation are the nature of parent rock and climatic conditions. अब एक पत्थर है, चट्टान है, उसमें वो किन क्लाइमेटिक कंडीशंस पे है, उसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है। The other factors for soil formation are टोपोग्राफी, किस एरिया में है वो बिलोंग करता है, या माउंटेन्स है, प्लेन्स हैं, प्लेटोज हैं। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कौन से पाए जाते हैं। एंड टाइम टेकन फॉर कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और वो कितना समय ले रहे हैं सॉइल बनाने में। पेरेंट रॉक डिटरमाइंस द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट एंड परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। अब जो पेरेंट रॉक है, मतलब जिस रॉक से वो बनी है सॉइल, वही उसका कलर किस तरीके की है, वो टेक्सचर कैसा है उसका, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसमें, कौन कौन से मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं, कंटेंट क्या है उसमें मिनरल्स के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, और परमेबिलिटी मतलब वो पानी को एक तरीके से एंटर करने देती है नहीं, ये किस रेट पे एंटर करने देती है, पर्कुलेशन रेट क्या है, ये सब एक तरीके से पेरेंट रॉक डिटरमाइन करता है। रिलीफ डिटरमाइंस द एल्टीट्यूड एंड स्लोप एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। अब देखिए रिलीफ जो होते हैं मतलब माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटोज या आइलैंड, यहाँ पे अलग अलग तरीके की सॉइल पाई जाती है। कितनी सॉइल वहाँ पे इकट्ठा होती है वो ये सब डिसाइड करते हैं कि माउंटेन्स रीजन्स में कैसी है, अलग है, प्लेन्स रीजन से ऐसे। फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन इन द सॉइल। सॉइल में कंटेंट होता है ह्यूमस, ठीक है, जिसे मॉइस्चर कंटेंट भी हम बोलते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वहाँ पे कैसे प्लांट्स उगते हैं, कैसे एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। क्लाइमेट डिटरमाइंस टेम्परेचर एंड रेनफॉल विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब अगर पेरेंट रॉक है, अब वहाँ का क्लाइमेट, माना वहाँ बहुत तेज बारिश होती है, बारिश जब तेज होती है तो चट्टानें टूटती हैं, फिर धूप आएगी तो वो उनमें दरारें पड़ेंगी और धीरे धीरे करके सॉइल फॉर्मेशन होगा। सो रेनफॉल एंड टेम्परेचर डिसाइड्स द सॉइल फॉर्मेशन। टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। अब जितना ज़्यादा समय लगेगा उतनी ज़्यादा थिकनेस, उतनी ज़्यादा मोटी सॉइल प्रोफाइल होगी हमारी। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, और ज़मीन की 1 सेंटीमीटर सॉइल बनाने में भी हमें हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। सॉइल फॉर्मेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ only a single factor mentioned above. In fact, it is the mixture of all the geoclimatic factors available. The presence of microorganisms also play a very important role in soil nutrient cycle and minerals balance. अब एक सॉइल में कितने मिनरल हैं, कितने उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, और उसकी साइकिल एटमॉस्फेयर से फिर सॉइल में आते हैं। आप आने वाली क्लासेस में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, कार्बन साइकिल पढ़ेंगे। तो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का साइकिल बैलेंस बनाने के लिए ऑर्गेनिजम्स का होना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। सो हाउ दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। पेरेंट रॉक डिटरमाइंस द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, परमेबिलिटी। क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन जल्दी होता है उससे। टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द सॉइल। फ्लोरा एंड फौना क्या करते हैं, ह्यूमस फॉर्मेशन में मदद करते हैं। एंड रिलीफ यानी कि एल्टीट्यूड पे है, स्लोप पे है या फिर प्लेन्स में है, तो वो उसका एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, मतलब कितनी सॉइल इकट्ठा हुई है वो डिपेंड करता है उससे, ठीक है। अब हमने डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में पढ़ना है। सॉइल के बारे में हमने पढ़ा वो कैसे फॉर्म होती है। अब हम पढ़ेंगे उसकी खराब होने की कंडीशंस को। सॉइल कैसे खराब होती है उसको बोलते हैं डिग्रेडेशन, और उसे हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। थ्रेट क्या है सॉइल डिग्रेडेशन के, वो है सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल होती है वो एक तरीके से हट जाती है, रिमूव हो जाती है, और डिप्लीशन होता है उसका ड्यू टू वेरियस रीजंस। ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचुरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल।
लाइक डिफॉरेस्टेशन। जब हम पेड़ काट देते हैं तो सॉइल को बाइंड करने के लिए ट्रीज की जड़ें नहीं मिलती, जिससे सॉइल जो है लूज हो जाती है और हवा चलने पर, बारिश आने पर या तेज बाढ़ आने पर वो बह जाती है। ओवरग्रेजिंग, जो घास उगी होती है उसमें हम अगर अपने कैटल्स को चरवा दें और वो घास बचे ही ना, जमीन बाइंड नहीं कर पाएगी अगेन, जिसकी वजह से लूज हो जाएगी। थर्ड, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए होते हैं, लेकिन ये केमिकल्स से बनते हैं जो हमारे सॉइल को नुकसान देती है। रेन वाटर, बहुत ज़्यादा रेन वाटर अगर एक जगह जमा हो जाए या बहुत तेज़ी से हिट करे अर्थ को तो वो खराब हो सकता है। लैंडस्लाइड जिसे हम कहते हैं, लैंडस्लाइड जब होती है, जब हमारी धरती वीक हो जाती है तो एक पहाड़ी इलाकों में वो पूरी की पूरी लैंड स्लाइड करके गिर जाता है नीचे। Floods are the factors which leads to soil degradation. So all these factors are responsible for soil degradation. So this was the first part of the chapter. In the next video, we will continue the chapter. Thank you.